जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो आज फिर तारीख़-ए-हिंदुस्तान के सिलसिला में प्रोफ़ेसर शकूर साहब हैं हमारे साथ कोटली आज़ाद कश्मीर से, कि जिन्होंने इससे पहले जो प्रोग्राम किया उसमें जो यूरोपीय अक़वाम जिन्होंने हिंदुस्तान का रुख़ किया था, उस पे बात की थी। और हमने वास्को डे गामा जो पुर्तगाली था, जिसने सबसे पहले हिंदुस्तान का रुख़ किया और हिंदुस्तान पहुँचा, तो वहाँ तक हमने कवर किया था। तो आज हम इसको सम अप करेंगे कि जो पुर्तगाली पहुँचे वहाँ, उन्होंने कितना अरसा वहाँ जो है ना वो रूल किया, कौन-कौन से इलाके उन्होंने फ़तह किए, कैसी उनकी मुहिमात थी, क्या वो वाक़ई स्याह थे या वो बहरी कज़ाक थे। तो इसके ऊपर आज हमने प्रोफ़ेसर साहब को दावत दी है। कि जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है, आप खैरियत हाँ जी, है? बिल्कुल। चलें फिर जहाँ से सिलसिला हमारा पिछले प्रोग्राम में टूटा था, वहाँ से शुरू करें कि हम पुर्तगाली जो आए थे सबसे पहले हिंदुस्तान में, तो हमने जी वास्को डे गामा तक कवर किया था, तो इसके आगे की स्टोरी आप जो है वो बताएँ? सर, बुनियादी तौर पर जो 1498 में मतलब वास्को डे गामा जो है वो समुंदर के अंदर एक नया रास्ता तलाश करते हुए बड़े सगीर तक हिंदुस्तान तक पहुंचता है। जी, ये दुनिया की तारीख का एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सफर होता है जी, जिसके आगे चल के सियासी नया ऐद है उसकी बुनियाद बनता है ये सफर। जी, तो जब वास्को डे गामा हिंदुस्तान पहुंचता है तो हमने थोड़ा सा पिछले प्रोग्राम में भी जायजा लिया था कि उससे बेशतर जो मशरक और मगरब के दरमियान तजारत हो रही थी वो डायरेक्ट तजारत नहीं थी, यानी मशरक और मगरब का डायरेक्ट रिलेशन नहीं था, बल्कि ये ममलूकों और तुर्कों के जरिए तजारत हो रही थी। और जी, अंदरूनी तौर यूरोप के अंदर जो मशरक से तजारत हो रही थी उसके हवाले से वेनस और जनीवा जो है उनकी इजारादारी होती थी, जहां से फिर ये सारा जो तजारती माल था वो बाकी यूरोप था। लेकिन वास्को डे गामा का जो ये सफर था, इसने हिस्ट्री में पहली बार जो है वो मशरक और मगरब को समुंदर के रास्ते जोड़ दिया। और फर्स्ट टाइम जो है वो न सिर्फ मशरक और मगरब का सामना होता है, बल्कि वो आगे चल के एक नए आलमी तारीख का नुक्ता आगाज भी बनता है। जी, तो जब पुर्तगाल यहाँ पर पहुंचते हैं और मालाबार के साहिल के ऊपर अपने तजारती सरगर्मियों का आगाज कर सा तक इन समुद्रों के ऊपर इनकी जो है वो इजारादारी, यानी इसमें एक तरफ हम ये देखते हैं कि दूसरी यूरोपीय अक़वाम तकरीबन 100 साल तक इन समुद्रों में या इन रास्तों से मशरक की तरफ नहीं आती हैं, जी, बल्कि वो पुर्तगाल ही जो है उनकी इस सारी तजारत के ऊपर मुनाफरी होती है। और यहाँ से जो सिलसिला शुरू होता है उसके नतीजे में जो वेनिस और जिनीवा की जो तजारती मरकजियत होती है वो खत्म हो जाती है। और अब दुनिया की तजारत का जो मरकज है वो लिस्बन में यानी पुर्तगाल में शिफ्ट हो जाता जी, है। इसी तरह जो बहरा रोम और इस बहरा हिंद के जरिए जो साइली पट्टियां थी वहां पर जो तजारती सरगर्मियां थी वो रफ्ता रफ्ता मादूम होती जाती है। और दूसरी तरफ जो है वो ये बहरा उकियानूस के जो साहिल हैं वहां पर ये तजारती सरगर्मियां जो है वो जारी और सारी हो जाती जी, है। सारे इस्लाम में वेनस ने कोशिश की कि वो किसी तरह पुर्तगालियों का रास्ता रोके, और उस वक्त उन्होंने जो मिस्र का ममलूक हुक्मरान था उसको कुछ तोहफे भेजे कि आप इन्हें हिंदुस्तानी शहजादों तक पहुंचाएं ताकि वो इन पुर्तगालियों की मजामत कर सके। जी, और साथ ही उन्होंने मिस्री शाह से दरख्वास्त की कि हमें नहर स्विस खोदने की इजाजत दी जाए ताकि हमारे जो बहरी जहाज है वो पुर्तगालियों से पहले जो हिंदुस्तान तक पहुंच सके। लेकिन एट दैट टाइम जो मिस्री ममलूक थे वो इतने कमजोर थे कि वो वेनिस की कोई मदद न कर सके। जी, और जब इन समुद्रों के अंदर पुर्तगालियों की इजारादारी कायम हो जाती है
तो फिर कोई भी जो जहाज है वो उनकी इजाजत के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकता। और हम देखते हैं कि एक तरफ जो है वो खलीज फारस से लेकर मालाबार तक, मशरकी अफ्रीका से मगरबी अफ्रीका तक, और सियाम से अलजायर तक, और फिर बर्मा से शंघाई और कैंटन तक जो है वो पूरी एक पुर्तगेजों के कलों की जो है ना वो तामीर होना शुरू हो जाती है। और ये सारे जो बहरी रूट्स होते हैं वो पुर्तगेजों के कंट्रोल में आ जाते हैं। तो इसके नतीजे में जो सारी कारोबारी सरगर्मियां होती हैं, तजारती सरगर्मियां होती हैं, उसके लिए पूरा यूरोप जो है वो पुर्तगेजों का जो है वो ममनून हो जाता है। और सारी जो अशिया यहाँ से ट्रेड होके जा रही होती है वो लिस्बन से पूरे यूरोप के अंदर सप्लाई होती है। तो ये इनकी कोई तकरीबन जो है वो बिला शिरकत गहरे जो है वो 100 साल तक अजारादारी इन समुद्रों पर कायम रही। हिंदुस्तान से होने वाली तजारत, जापान से होने वाली तजारत, चाइना से होने वाली तजारत, और श्रीलंका से होने वाली तजारत, इसके जी ये जो है इनकी मुकम्मल मोनापली थी। लेकिन अगर हम इनको पुर्तगेजों को देखते हैं तो ये अव्वल से आखिर तक कोई टिपिकली क्लासिकल कारोबारी लोग नहीं थे, बल्कि बहुत मतलब अगर आप उसको क्लियर कहें तो ये समुद्री कजाक थे। और जी राइट फ्रॉम बिगनिंग जो इनका करैक्टर रहा इस सारे किते के अंदर, वो कारोबारी या ताजराना किरदार से ज्यादा जो है वो लूट मार के ऊपर और जो है वो कजाकी के ऊपर ही मबनी था। यानी जब, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, जब वास्को डे गामा यहाँ पर कालीकट में पहुंचा तो उसने ऑब्जर्व किया कि कोई तकरीबन 1500 जहाज थे जो वो अरबों के जो तजारत थी वो हो रही थी। और उसने नोट किया कि मोस्टली जो है वो गैर मसल्ला जहाज थे। जी तो जबकि उस वक्त यूरोप के अंदर ये जहाजों को लूटना और समुद्री कजाकी एक नॉर्मल मामूल का था। तो इनका जो डच का तरीका था वो ये था कि आप जितने भी ये साइली पट्टियां हैं और इनके हुक्मरान हैं, इनको इतना टेरिफाई कर दें, इनको इतना खौफजदा कर दें, और समुद्रों के अंदर जो दिगर का तजारत करने वाले बिलखुसूस अरब हैं, उनको इतना टेरिफाई करके आप ताकत के जरिए अपना जो है वो इन रूट्स के ऊपर कब्जा कायम करें। तो जब दूसरा वहां से बैरी बेड़ा लिस्बन से आता है कुबराल की क़यादत में, जी तो उसको उस वक्त का शायर पुर्तगाल जो है इंस्ट्रक्शन उस कारवान को दी जाती है वो ये होती है कि आपको मक्का के अरबों का जो भी जहाज मिले उसको अपने कब्जे में ले लो, उसको लूटो, उसके ऊपर जो मुसाफिर हैं या मलाह हैं उन्हें अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करो, और उनसे किसी किस्म की नरमी का बर्ताव नहीं करना। जी तो इन्हीं अदायात की रोशनी में जब हम कुबराल को देखते हैं, और बाद जब दूसरी बार वास्को डे गामा हिंदुस्तान के अंदर आता है, तो ये अफ्रीका, मशरकी अफ्रीका, मगरबी अफ्रीका की सारी पट्टियों के ऊपर इतनी बमबारी की जाती है, लोगों को टेरिफाई किया जाता है, जहाजों के ऊपर कब्जे किए जाते हैं, और मुसाफिरों समेत उन जहाजों को आग लगा के माल पर जो है कब्जा कर लिया जाता है। तो इस सारी असना में मतलब जो इनका ये खौफ, दबदबा और जारियत थी, इसके ही जरिए इन्होंने इतने लंबे अरसे तक इस सारी समुद्री तजारत के ऊपर अपनी मनापली कायम रखी। इसमें दो बातें मुर्जा साहब बड़ी काबिल जिक्र है जी कि एक सवाल यह पैदा होता है कि ये इतना अरसा अकेले क्यों कर मोनापली कायम कर सके। एक तो उसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उस वक्त तुर्क जो है वो समुद्री ताकत के लिहाज से इन पुर्तगेजों से बहुत आगे थे। मतलब उनके पास जो समुद्री ताकत थी वो पुर्तगेजों से बहुत ज्यादा थी। लेकिन एट दैट टाइम जो तुर्की था वो यूरोप की अपनी जो मुहिमात और जंगे और थी उसमें इस कदर मसरूफ था कि वो इस तरफ तवज्जो न दे सका, जिसकी वजह से इनको इतनी लंबे अरसे तक जो है वो इनकी मोनोपोली कायम। दूसरी इनकी रीजन ये थी कि जिस सारे रूट से ये आए वहां के जो साइली हुक्मरान थे, अगरचे उनके पास जो अफराधी कुव्वत या फौजें थी वो ज्यादा थी, लेकिन जो
इन पुर्तगालियों की तोपें थी और गोला बारूद था, इसका तोड़ उनके पास नहीं था। जी इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी जगहों पर जहां पुर्तगालियों की बहुत महदूद तादाद थी, उन्होंने किला बंद होकर बड़ी बड़ी फौजों का और सल्तनतों का मुकाबला किया। तो उसकी एक बुनियादी रीजन ये थी कि जब इनकी तोपें चलती थी, इनका गोला बारूद इस्तेमाल होता था, तो यहाँ के हुक्मरान उसका मुकाबला करने की जो है वो ताब नहीं ला सकते। तो इतने लंबे अरसे तक इनकी बहरे हिंद और बहरे ओकियानूस के पानियों के ऊपर हुक्मरानी रही। और ये जो सारी तजारत थी, इस तजारत ने जो पुर्तगाल था उसको इस काबल किया कि वो अमेरिका तक और दुनिया के दिगर हिस्सों तक अपनी उसने नौबादियां कायम। ठीक। तो ये जो पुर्तगाली थे, वैसे इन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर तो कब्जा नहीं किया, लेकिन जो साउथ के इलाके थे, जो साहिली इलाके थे, उनके ऊपर इनकी ज्यादा तवज्जो जो है ना वो रही, साहिली इलाके, क्योंकि ये बहरी रास्ते से आते थे। और बल्कि ये गोवा में तो ये 1961 तक रहे, 1961 तक, जबकि ब्रिटिश रूल तो खत्म हो गया था 1947 में। तो ये काफी अरसा वहां बाद में भी रहे हैं। जी जी बिल्कुल ऐसा है। अच्छा, इस जिस नुक्ते की तरफ आपने निशानदेही की ना, मतलब बहुत सारे पुर्तगेज जो हिस्टोरियन है उनका क्लेम है कि उन्होंने ईस्ट के अंदर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर जो है वो पुर्तगेज सल्तनत कायम की। ये उनका दावा जो है वो जमीनी हकायक के बिल्कुल बरअक्स है। जी मतलब इनकी जो, अगर हम उस वक्त देखते हैं ना जब पुर्तगेज आते हैं, तो पुर्तगेजों के आने के बाद जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे मजबूत डायनेस्टी की हुकूमत शुरू होती है वो मुगलों की होती है 1526 में। जी और मतलब 1632 में जहांगीर जो है वो हेगली पर हमला करके पुर्तगेजों की कमर तोड़ देता है। मतलब ये भाग जाते हैं और पूरे मतलब बिखर जाते हैं, इनकी कारोबारी सरगर्मियां रुक जाती है और बाद में फिर ये माफी तलाफी करके दोबारा जो है वो सिर्फ तजारत की हद तक जो इजाजत देते हैं। जी तो इनकी जो हिंदुस्तान के अंदर प्रेसिडेंस रही है वो कालीकट में रही है, मद्रास में रही है, कन्नौर में रही है, कोचीन में रही है, और जो गोवा था। और जिस जी तरह आपने निशानदेही की कि गोवा पर तो 1961 में जवाहरलाल नेहरू के हुक्म पर एक फौजी ऑपरेशन के जरिए जो है वो इनसे गोवा को और कोचीन को और कन्नौर को जो है वो लिया गया, और यहाँ से जो पुर्तगेज आखिरी उनकी निशानियां थी उनको खत्म किया गया। लेकिन जो हम उस 100 साल की बात करते हैं वो बुनियादी तौर पर इनकी डोमिनेंस की बात है। जी उसके बाद का जो सियासी करैक्टर था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और इनको डच ने और बाद में ब्रिटिश और फ्रेंच ने रिप्लेस कर दिया। ये प्रेजेंस इसकी बहुत स्मॉल स्केल पर मौजूद रही, किसी हद तक कारोबारी सरगर्मियां भी रही, लेकिन वो जो मोनापली थी और डोमिनेंस थी हिंदुस्तान के साहिली इलाकों के ऊपर, वो अब जी इनकी खत्म हो। ठीक। तो इनके बाद फिर पुर्तगालियों के बाद डच ने रुख किया जो है ना वो हिंदुस्तान का। तो अगर आप 2-3 मिनट में उसको भी कवर कर दें कि डच जो हैं ये 1605 से 1825 तक हिंदुस्तान में रहे, और ज्यादातर ये भी उन्हीं इलाकों में इनकी भी कंसंट्रेशन थी जिधर ये पुर्तगाली पहले आए थे, साउथ की तरफ और ईस्ट की तरफ ही। और कार्नवालिस था इनका जो है हार्टमैन, जो पहले आया था डच। तो इसके बारे में थोड़ा डच रूल के बारे में बताएं। अच्छा सर, डच का थोड़ा सा अगर हम इसको बैकग्राउंड में देखें ना, तो जी 16वीं ईस्वी में डच पर और ये लक्समबर्ग और बेल्जियम के ऊपर जो है वो स्पेनिश बादशाह की हुकूमत थी। तो जी उस वक्त जो इनका ये अभी भी मौजूदा इनका कैपिटल है एम्स्टर्डम। जी डच का जो कमर्शियल एक्टिविटीज थी उनका मरकज था एम्स्टर्डम। जी तो एम्स्टर्डम में यूरोप भर के ताजर जाते और वहाँ मतलब जो पुर्तगेज मशरक की मसाला जात तजारत के मालदार ताजर थे वो भी जाते थे। तो उससे जो मशरक से पुर्तगेजों की तजारत हो रही थी उससे डच को भी बहुत बेनिफिट हो रहा था, वहां पर बहुत सारी माशी एक्टिविटी हो रही थी। जी और फिर हम ये देखते हैं कि 1560 में जो है वो नेदरलैंड या हॉलैंड जो है ये एक सॉवरेन मुल्क की हैसियत से इंकलाब बर्पा होता है और स्पेन से आजादी हासिल कर लेता है, तो ये एक अलग मुल्क बन जाता है। लेकिन 1591 में एक इंसिडेंट होता है और वो ये होता है कि पुर्तगेज और स्पेनिश की लड़ाई होती है। जी और उस लड़ाई
की वजह से पुर्तगाल को जो ये रूट होता है एम्स्टर्डम का, इसको वो डाइवर्ट कर देते हैं जर्मनी के शहर हैम्बर्ग की तरफ। जी तो अब वो उनका रूट हैम्बर्ग में की तरफ डाइवर्ट हो जाता है, तो एम्स्टर्डम के अंदर जो मशरक से होने वाली तजारत की सरगर्मियां थी वो महदूद हो जाती हैं, और एम्स्टर्डम या डच लोग जो है वो मशरक की तजारत से जो फायदा उठा रहे थे उससे महरूम हो जाते हैं। जी इस चीज ने डच लोगों को मतलब, और उस वक्त की डच गवर्नमेंट को मजबूर किया कि वो मशरक से बराह रास्त तजारत का आगाज करें। जी लेकिन चूंकि समुद्रों के अंदर जितने भी रूट्स थे वो जेलियसली पुर्तगाल ने बाकी यूरोपियन से छुपा के रखे हुए थे और उन तक उसकी अप्रोच नहीं थी। लिहाजा इनके लिए सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि उन स्पाइसी लैंड्स की खोज लगाई जाए जहां से ये मसाला जात और चीजें आ रही है। जी और दूसरी क्योंकि डच खुद भी हिस्टोरिकली माहिगिरी और समुद्री तजारत के माहिर लोग थे, क्योंकि ये जी जजीरा है और सारे जजायर के लोग जो वो समुद्र से बहुत जुड़े हुए होते फील्ड हैं। रखते हैं। जी जी, तो दूसरा ये था कि वो रूट्स तलाश किए जाएं जिसके नतीजे में उन स्पाइसी लैंड तक पहुंचा जाए। जी तो इन्होंने काफी अरसा खोज लगा के इंडोनेशिया से हिंदुस्तान तक के स्पाइसी लैंड का सुराग लगाया, और साथ समुद्र में जो है वो रूट्स का भी। तो 1595 में जो पहले 4 जहाज डच हुकूमत ने भेजे वो जो इस वक्त का हमारा इंडोनेशिया है इसके मगरबी जो जावा जकार्ता है उस पर लगे। लेकिन ये एक बराह रास्त डच की उस वक्त की एक साम्राज्य ताकत पुर्तगाल के साथ साथ डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन की अमल मुहिम थी, और जी उन्हें इसका खतरा मोल लिया और वहां पर पहुंचे, और बिल्कुल हस्बे तवक्को उन्हें पहुंचते ही मकामी आबादी भी और पुर्तगालियों की भी जारियत का सामना करना पड़ा, और इसके जी नतीजे में उनके क्रू के कोई आधे से ज्यादा लोग मारे भी गए, बीमारी की वजह से भी मौत का शिकार हो गए। और इनका ये जो पहला क्रू था ये बिल्कुल नाकाम ही किसी काबिल जिक्र कारोबारी एक्टिविटी किए बगैर वापस एम्स्टर्डम जाता है। लेकिन जो दूसरा बहरी बेड़ा 1598 में भेजा जाता है 8 जी जहाजों पर मुश्तमिल, तो वो अब जो है वो मोलोको आइलैंड पर जाके लैंड करता है, और जी वहां की एक अपनी पूरी कहानी है कि वहां इनकी जो कष्ट खून होता है पूरी मकामी आबादी को तय तय किया जाता है, गुलाम बनाया जाता है, बहुत सारों को अपनी मुख्तलिफ नौआबादियों में भेज दिया जाता है। तो वहां जो उस वक्त उस दूसरे बहरी बेड़े के नतीजे में जो तजारत हुई और इन्होंने जो मसाला जात इकट्ठे किए, और उसके नतीजे में उसको कोई 400 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ जितनी इन्वेस्टमेंट थी, और वो इतना सक्सेसफुल उनका था। तो जी इस में चूंकि जब ये मुहिम कामयाब होकर वापस दोबारा पहुंचते हैं तो ब्रिटिश जो है वो 1600 में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कायम कर चुके होते हैं। जी तो अब तो डच ये फैसला करते हैं कि वो अपनी एक कंपनी कायम करेंगे, और उस कंपनी का नाम उस वक्त रखा गया जिन्हें यूनाइटेड डच ईस्ट इंडीज कंपनी। ये जी 1602 में जो है वो एम्स्टर्डम में कायम की गई, और इस कंपनी को दुनिया की पहली स्टॉक वाली वो कंपनी कहा जाता है, यानी इसको हम मल्टीनेशनल कारपोरेशन कह सकते हैं, जिसमें आम आदमी भी उसके शेयर जो है वो खरीद के इन्वेस्टमेंट कर सकता था और उसको उसका मुनाफा मिलता था। तो ठीक इनको फिर जो है वो 1603 में इंडोनेशिया के इलाके बेनन में अपनी पहली तजारती कोठी कायम की, और जी 1611 में जकार्ता में अपनी पहली कोठी कायम दूसरी कोठी कायम की। तो ठीक जकार्ता जो है वो जल्द ही एशिया के अंदर इनकी जो सारी तजारती सरगर्मियां थी उनका हेडक्वार्टर बन गया। यहाँ से ये फिर जो जापान की तरफ नागासाकी था उसकी तरफ पहुंचे, वहां से ही फिर ये हिंदुस्तान की तरफ आया, और हिंदुस्तान से ही फिर ये सैलून और फिर जो चाइना के कैंटन और शंघाई तक भी ये डच ताजर और इनके जो बैरी बेड़े पहुंचना शुरू हुए। ठीक अगर हम हिंदुस्तान के अंदर डच की आमद को देखते हैं तो ये इनका मायदा जो है वो कालीकाट के राजा से 1604 में होता है, और कालीकाट का राजा जो उस वक्त तक पुर्तगालियों से बहुत आजिज आया हुआ था, जी और उनको
में किसी कीमत पर उन साहिली इलाकों से निकलवाना चाह रहा था, उसने इनके साथ इस इरादे के साथ मायदा किया, उनको तजारती सरगर्मियों की इजाजत दी कि इनकी मदद से इन पुर्तगालियों को हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये बाद में तारीख में आगे चल के यही हुआ कि वो काली बिल्ली की जगह सफेद बिल्ली आ गई, तो पुर्तगालियों को रिप्लेस डच ने करना शुरू कर दिया, और वो सारी कॉलोनियां और फैक्ट्रियां जो डच के पास थी वो रफ्ता रफ्ता जो है वो इनके पास आना शुरू हो। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। अब इसी को हम अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर जो है वो जारी रखेंगे, क्योंकि प्रोग्राम ज़रा लंबा हो गया है। तो बहुत अच्छा, आपने बड़ी तफसील के साथ जो है ना वो इसके ऊपर रोशनी डाली है। तो नाज़रीन कराम, अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आते हैं तो ज़रूर इनको सब्सक्राइब करें ज़फ़रनामा को, ताकि हम प्रोफेसर साहब के साथ और नए-नए मौज़ूआत लेकर आते रहें। तो इंशाअल्लाह ये हिस्ट्री जो हिंदुस्तान की है, ये इसी तरह जारी रहेगी। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.